हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फरू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 14 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इसके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है, रेस्पायरेटरी कोशेंट आर के वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन इज। जो ट्राइपामिटिन है, ट्राइपामिटिन होता है फैटी एसिड, तो इसकी रेस्पायरेटरी कोशेंट वैल्यू क्या है? रेस्पायरेटरी कोशेंट कहते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ट्राइपामिटिन की है 0.7, क्योंकि जो फैटी एसिड होते हैं उनकी 1 से लेस होती है, 1 से कम होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर 0.7, और ये NCERT में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, conversion of glucose to glucose 6 phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by। जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है, और एक ग्लाइकोलाइसिस की पहली इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करेगा? ये NCERT में दिया हुआ है। जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है, या फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में, उसको कैटेलाइज करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में NAD पॉजिटिव का रोल क्या होता है? तो जो NAD पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा और रिड्यूस हो जाएगा NADH में। साथ ही साथ जो NAD है, NAD पॉजिटिव है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका आंसर है इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में फंक्शन करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में पूछा गया है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से कौन सा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, ये हमें याद रखना है। बाकी इन तीनों में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। TCA साइकिल में जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट पिक्स अप हाइड्रोजन एटम। ग्लाइकोलाइसिस तब तक होगा जब तक इसको NAD पॉजिटिव सप्लाई किया जाएगा, जो हाइड्रोजन एटम को पिक करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में एक्ट करता है, ये भी सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ना कि आउटर में। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। कहां पर होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। इनमें क्रेब साइकिल के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, तो हमें बताना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहली, देर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेर FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH2। क्रेब साइकिल में एक पॉइंट आता है जहां पर FAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है FADH2 में, बिल्कुल सही है, हमने क्रेब साइकिल देखा है। दूसरा, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनिक एसिड। जब सक्सिनाइल को एंजाइम को ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक मॉलिक्यूल GTP का सिंथेसाइज्ड होता है इस कन्वर्जन में, बिल्कुल सही है, बी भी सही है। थर्ड, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल को ए विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। जो साइकिल है वो एसिटाइल ग्रुप कब स्टार्ट होता है? जब एसिटाइल ग्रुप या फिर एसिटाइल को ए पायरुविक एसिड के साथ कंडेंस होगा और सिट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये गलत है और यही हमारा आंसर है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो एसिटाइल जो ये क्रेब साइकिल ही तब स्टार्ट होता है जब एसिटाइल को ए कंडेंस होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। एसिटाइल को ए का कंडेंसेशन किसके साथ होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, OOA के साथ, ना कि पायरुविक एसिड के साथ। और फिर क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि कंडेंस हो रहा है OAA के साथ। बाकी ये भी सही है, 3 पॉइंट्स होते हैं साइकिल में जहां पर NAD पॉजिटिव रिड्यूस होता है NADH में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।
इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल कॉमन होता है जब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेस्पायरेशन ब्रेकडाउन होता है रेस्पायरेशन के द्वारा? तो इसमें हमें याद रखना है जो फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, जब भी इनका क्या होगा, रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले ये कन्वर्टेड होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और उसके बाद फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे। तो फैट भी पहले एसिटाइल को ए में भी कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी, तो ये बायोमोलिक्यूल कॉमन होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन बतानी है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। किसी भी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, या फिर किसी भी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन्स जब ये रिमूव होंगे तो उनसे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से बनेगा एटीपी। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, इनमें से साइटोक्रोम्स किस चीज़ में पाए जाते हैं? तो जो साइटोक्रोम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, AIPMT 2014 में पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज, इनमें से कौन से प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती है? तो CO2 रिलीज नहीं होगी लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान। जो लैक्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ये मसल्स में होता है, ह्यूमन मसल्स में, और इस प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती है, हमें याद रखना है। बाकी प्लांट्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी रिलीज होगी CO2, एनिमल्स में भी, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स? यह भी क्वेश्चन हमने किया है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन होता है उसमें कौन सा मेटाबोलाइट कॉमन होगा? वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2013 में पूछा गया है, द 3 बॉक्सेज इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवेज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इस डायग्राम में 3 बॉक्सेज दिखाए गए हैं। ये 3 बॉक्सेज एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो मेजर बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एरोज रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, और जो एरोज हैं वो नेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरोज नंबर्ड 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी, तो जो जिस एरो पे 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, तो वो क्या हो सकते हैं? तो हमें पता है जो ग्लूकोज है वो 3 मेजर पाथवे से होकर गुजरता है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP जनरेट होते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 8 ATP जनरेट होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 12 ATP जनरेट होते हैं। तो पाथवे ए क्या होगा? पाथवे ए होगा ग्लाइकोलाइसिस, पाथवे बी होगा क्रेब्स साइकिल, और पाथवे सी होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये 4 ATP होंगे, इसमें क्रेब्स साइकिल में 8 ATP जनरेट होंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 12 ATP जनरेट होंगे। तो जो ये 4, 8 और 12 प्रोडक्ट दिखाए गए हैं ये सभी ATP हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।